दोस्तों नमस्कार। 2014 में दो शब्द, दो नारे हम सब ने खूब सुने थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेकर निकल पड़ूंगा। झोला लेकर निकलने की नौबत किसकी आई किसकी नहीं आई, लेकिन 2014 से लेकर 2024 के बीच में इस देश के आम आदमी की गाड़ी कमाई के लगभग 25 लाख करोड़ रुपए कहां चले गए, किसके लिए राइट ऑफ कर दिए गए। ये बात रिजर्व बैंक ने जब स्वीकार की है तो आम लोगों की आंख अब जाकर के खुली है कि हुआ क्या है आखिर, और क्यों 25 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के, अलग अलग शेड्यूल कमर्शियल बैंक के या पब्लिक सेक्टर के बैंक के, कहीं ना कहीं उसको राइट ऑफ करने की मजबूरी क्यों आई है। बड़े लेंडर्स पैसे लेकर के वापस क्यों नहीं करते, और क्या मौजूदा सरकार में पैसे लेकर जाने वाले लोग, बैंकों से लोन उठाने वाले लोग इतने ढीठ हो गए हैं कि वापस लौटाना ही नहीं चाहते। जरा 2003-04 से लेकर 2014 के बीच के, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का आखिरी 1 साल और मनमोहन सिंह का 10 साल, उन 11 सालों पर यदि हम नजर दौड़ाएं तो साफ जाहिर होता है कि तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ 3.76 लाख करोड़ रुपए उस दौर में उतने के लोन राइट ऑफ किए गए। लोन राइट ऑफ का मतलब आप समझते हैं, आजकल एक टर्म यूज होता है हिंदी में, बट्टे खाते में डाल देना। बट्टे खाते में डालने का यदि बहुत आसान शब्दों में व्याख्या करें तो एक ऐसा लोन जिसकी रिकवरी की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है, मिल जाए तो भगवान भरोसे। वही इस सरकार के दौर में भी हुआ है। कहाँ 11 सालों में, यानी अटल जी का 1 साल और मनमोहन सिंह जी का 10 साल, 11 सालों में 3.25 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ करने की नौबत आई थी, और कहां आज 24,94,000 करोड़ रुपए के लोन, यानी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ करने की नौबत आई है। और यह खुलासा यूं ही नहीं हुआ है दोस्तों। संजय एजवा नाम के एक व्यक्ति ने रिजर्व बैंक से आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी हासिल की है, और रिजर्व बैंक ने जो पूरी बातें कही है, जरा उस बातों पर हम गौर करें तो कुछ और चीजें सामने आती है। रिजर्व बैंक ने अपने अंदर एक अनुषांगिक संगठन गठित किया है जिसका नाम है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्जर क्रेडिट्स, शॉर्ट में कहें तो CRILC। तो इस CRILC के माध्यम से रिजर्व बैंक ये बताता है कि जो लार्ज क्रेडिट्स, यानी जो बड़े लोन दिए गए, उसमें कितने लोन आए कितने लोन नहीं आए, इसके बारे में वो सूचनाएं देता है। और संजय एजवा की RTI के बाद इसी के माध्यम से सूचना दी गई है, और उस सूचना में बताया गया है कि 3,973 लोग ऐसे हैं, जी हाँ 3,973 लोग जिनके ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा के लोन है, और उन लोगों का लोन राइट ऑफ हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां एक दौर में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले के 11 सालों में हर साल औसतन 34,192 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए, लेकिन मौजूदा दौर में यदि हम देखें तो इस देश का जो रेवेन्यू बजट है, इस देश की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, GST, तमाम चीजें जो केंद्र सरकार की बनी हुई है, उन सबके भी 1 साल के कलेक्शन को हम ध्यान दें, यानी 1 साल के देश के रेवेन्यू बजट को ध्यान दें, तो 25 लाख करोड़ नहीं होता है। लेकिन 25 लाख करोड़ रुपए 9 सालों में मौजूदा सरकार ने बड़े बड़े देनदारों को देने के बाद बैंकों से दिलवाया गया। अब स्वाभाविक है, बैंक अपनी मर्जी से तो देते नहीं है, बिना किसी दबाव के बैंक बड़े लोगों को यूं ही इतनी बड़ी बड़ी रकम नहीं देते। हमारे बहुत सारे दर्शक बैंक में एक मामूली सी लोन के लिए 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख के लोन के लिए गए होंगे, और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, कितने तरह के विटनेस जुटाने पड़ते हैं, किस तरह से ब्रांच मैनेजर को स्पेसिफाई करना होता है, उन्हें संतुष्ट करना होता है कि मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, मैं एक विश्वसनीय नागरिक हूं, और ये लोग मेरे गवाह हैं, अमुक व्यक्ति मेरा गवाह है, और इसके इस बैंक में इस तरह का बिजनेस है, इतना बड़ा खाता है, लगातार इनका ट्रांजैक्शन है, ये मेरे गारंटर बन रहे हैं, तब जाकर के आपको लोन मिलता है। लेकिन जरा बड़े लोगों को देखें किस प्रकार से लोन मिलता है। बड़े लोगों को लोन जिस ढंग से मिलता है, कहने की जरूरत नहीं है कि हजारों करोड़ के लोन लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति चंपत होता है तो कैसे होता है। जब लोन दिलाने के लिए भी सरकार बैठी है, लोन के गारंटर के तौर पर किसी का नाम नहीं पूछा जाता, तो इस देश में नीरव मोदी की कमी नहीं हो सकती, इस देश में विजय माल्या और मेहुल चौकसी की कमी नहीं हो सकती। और 3973 ऐसे लोग
यानी लगभग 4000 ऐसे लोग जिनके ऊपर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा की देनदारी है, उनके लोन को यदि राइट ऑफ करने यानी बट्टे खाते में डालने की नौबत है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा का नारा और फकीर आदमी हूं झोला लेकर निकल पड़ूंगा, ये नारा कितना कारगर है और किसके पैसे गए हैं? हमारे आपके सबके पैसे हैं। और जब बैंक से लोन राइट ऑफ हो जाता है, पैसे की रिकवरी की संभावना खत्म हो जाती है, तो जानते हैं हमारे आपके पैसे की भरपाई कैसे होती है? नोट छाप कर होती है। और जब नोट छाप कर भरपाई करने की अर्थव्यवस्था उस तरह की मजबूरी की आर्थिक नीति पर चलना पड़ता है, तो हमारे रुपए की ही वैल्यू गिरती है। यानी जो सामान हमें 100 रुपए का मिलता था, अगर नोट छाप कर मार्केट में मजबूरी में उसकी भरपाई बैंक करे ताकि हमारे जैसे खाताधारकों को पैसा लौटाना है, तो उस परिस्थिति में हमारे 100 रुपए की वैल्यू घटकर 50 रुपए रहेगी, 60 रुपए रहेगी या 40 रुपए रहेगी, ये कोई नहीं जानता कि किस अनुपात में छापने की नौबत आई है। खैर, ये आर्थिक बातें हैं। सामान्य बात यही है जो किसी की भी समझ में आ सकती है कि आखिर तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए 9 साल में, यानी 2.77 लाख करोड़ रुपए, औसतन 2.25 लाख करोड़ रुपए हर साल राइट ऑफ करने की नौबत क्यों आई है? 11 सालों में तो जो 4.25 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए, उतना तो इस सरकार ने औसतन 17 महीने में कर दिए। मोदी सरकार के दौर में केवल 17 महीने में 4.25 लाख करोड़ रुपए, यानी मनमोहन सिंह के 10 साल और अटल बिहारी वाजपेयी के आखिरी 1 साल को मिलाकर जितना लोन राइट ऑफ हुआ, उतना केवल 17 महीने में इस सरकार ने कर दिए। यदि औसतन की बात, औसत पर बात करें तो मौजूदा दौर में जिस प्रकार की आर्थिक नीति चलाई जा रही है, जिस प्रकार का क्रोनिक कैपिटलिज्म चलाया जा रहा है, बखूबी लोगों को पता है इस देश में कि आखिर किन लोगों के लोन माफ हुए होंगे। आम आदमी के लोन की क्या स्थिति है? जिसने घर बनाने के लिए, जिसने अपार्टमेंट खरीदने के लिए बैंकों से पैसा लिया, उस पैसे की रिकवरी ना हो, जब तक वो पूरा पैसा बैंक वसूल नहीं लेता, तब तक उसकी प्रॉपर्टी के पेपर वापस नहीं करता, तब तक वो पेपर बैंक के पास कोलेट्रल के तौर पर जब्त रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में किस उद्योगपति की, किस अमीरजादे की, किस पैसे वाले की, किस कारोबारी की और सत्ता के करीबी माने जाने वाले किस थैलीशाह की प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम मौजूदा दौर में इस देश में बैंकों ने किया है? क्या इस बैंकों के अंदर इतनी रीढ़ बची है कि वो इस तरह के लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दे सके? नहीं बची है। सत्ता ये करने नहीं देगी, और सत्ता जब ये करने नहीं देगी तो बैंकों के पास रास्ता क्या है? बैंकों के पास रास्ता एक ही है कि उन्हें बट्टे खाते में डाल दे, राइट ऑफ दिखा दे, यानी मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। जरा कुछ और तथ्य आपके सामने मैं रखता हूं कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह सरकार के दौर में लोन की माफ़ी की गई थी, या अटल जी के 1 साल को भी उसमें जोड़ दें, आखिरी 1 साल को, तो जिस प्रकार से लोन की माफ़ी की गई थी, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक के 1,58,000 करोड़ रुपए थे। जी हाँ, 11 सालों में। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के 2,17,000 करोड़ रुपए थे। दोनों को ऐड करने पर जो अमाउंट बनता है वो 3,76,000 करोड़ का अमाउंट। लेकिन जरा इन जनाब के कार्यकाल की, 9 साल के कार्यकाल की, जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, झोला लेकर निकल पड़ूंगा, लेकिन झोला लेकर उनके निकलने के पहले बोरा लेकर इस देश के आरबीआई का खजाना लेकर के लोग निकल गए, बोरे में भरकर लोग पैसा लेकर निकल गए और राइट ऑफ करना पड़ा। जरा उस मामले पर भी गौर कर लीजिए कि 24,94,000 करोड़ रुपए में 10,41,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंकों के हैं और शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के तकरीबन 13,53,000 करोड़ रुपए है। और दोनों को आप जोड़ कर देखते हैं तो 24,94,000 करोड़ रुपए 9 सालों में, यानी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की लोन माफी नहीं बल्कि उसे राइट ऑफ किया गया, बट्टे खाते में डाला गया। और बट्टे खाते में डालने के बाद रिकवरी कितनी हुई है जरा ये भी आपको बता देते हैं। मैंने आपको बताया कि बट्टे खाते में जो लोन डाले जाते हैं उसका सीधा मतलब होता है कि गया तो गया, राम भरोसे मिलना होगा तो मिलेगा। तो राम भरोसे अब तक केवल उसकी 10% राशि, यानी लगभग 25 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए ही वापस आ पाए हैं, बाकियों की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की आर्थिक नीति, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का क्रोनिक कैपिटलिज्म और इस तरह से आम आदमी को, इस देश के 82 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रखने की कोशिश एक तरफ,
और दूसरी तरफ इस देश के बड़े बड़े थैलीशाहों के लिए 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे लुटाने के लिए देने की आर्थिक नीति दूसरी तरफ। क्या इसी हिंदुस्तान के लिए आम लोगों ने वोट दिया था? क्या इसी हिंदुस्तान के लिए आम लोगों ने वोट दिया था कि स्विस बैंक से और दुनिया में जहां कहीं भी काला धन पड़ा है उसको निकाल के लाने के बाद 15-20 लाख रुपए लोगों के खाते में यूं ही आ जाएंगे? क्या इस वादे पर एतबार करना लोगों की गलती थी? क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने जो बातें कही थी, क्या उन बातों से कोई व्यक्ति अब इन सब डेटा को देखने के बाद ना इत्तेफाकी रख सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं रख सकता। और उनके बाद जिन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर इस सरकार ने जिन उर्जित पटेल को अपना आदमी समझकर बिठाया, उन उर्जित पटेल को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उस इस्तीफे के बाद की परिस्थितियों पर अगर गौर करें या इस्तीफे की परिस्थितियों पर गौर करें तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। उर्जित पटेल भी अपना नाम बदनाम करने के लिए तैयार नहीं हुए। उर्जित पटेल के दौर में भी कोशिशें बहुत हुई, लेकिन स्वाभाविक है कि सरकार के ऊपर नकेल कसना सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक के पास ये अधिकार नहीं है। रिजर्व बैंक भी स्वायत्त संस्था जरूर है, इस देश की मौद्रिक नीति को तय करने वाला नियंता जरूर है, इस देश के शेड्यूल कमर्शियल बैंकों, ग्रामीण बैंकों और पब्लिक सेक्टर के बैंकों का सुपर बॉस जरूर है, लेकिन रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का सुपर बॉस नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। रिजर्व बैंक सीना तान कर खड़ा होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सीना तान कर खड़ा होने की उसकी कोशिशों को सरकार बहुत आसानी से दबा सकती है, उसके सीने को झुका सकती है। और यही इस दौर में हो रहा है कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक की छाती पर चढ़कर उससे कभी 2 लाख करोड़ रुपए तो कभी कुछ और रुपए इस तरह से वसूल कर लेती है, और साथ साथ अपने कारोबारी मित्रों के लिए, साहूकार मित्रों के लिए और दूसरे सत्ता के करीबी लोगों के लिए, वो लोग जो लोन उठाते हैं उसकी रिकवरी होने की संभावना क्षीण होता देख रिजर्व बैंक इस बात पर मजबूर हो जाता है कि आम आदमी की गाड़ी कमाई का 9 सालों में 25 लाख करोड़ रुपया किस प्रकार से बट्टे खाते में डाल देना है, इसके लिए तैयार रहे। संभवतः रिजर्व बैंक को भी ये बातें पता है कि इस देश में धर्म की अफीम इस तरह से चटाई जा चुकी है कि आम आदमी को हिंदू मुसलमान के चश्मे के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। आम आदमी की रुचि मौजूदा दौर में क्या इस देश में बैंकों की खराब हालत को लेकर है? ये बड़ा सवाल है। आम आदमी की मौजूदा दौर में रुचि क्या इस देश की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर है? स्वाभाविक है कि इसको लेकर तरह तरह के सवाल हैं। और क्या आम आदमी की रुचि इस देश में 90% से ज़्यादा रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र की दुर्दशा को लेकर है? स्वाभाविक सी चीज़ है कि इसको लेकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल है। लेकिन इस बात को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं है कि हिंदुस्तान के आम आदमी की रुचि ज्ञानवापी में शिवलिंग है या क्या है, उसमें जरूर है। हिंदुस्तान के आम आदमी की रुचि सीमा हैदर के विवाद में जरूर है। हिंदुस्तान के आम आदमी की रुचि हमास के विवाद में जरूर है। और हिंदुस्तान के आम आदमी की रुचि इस बात में जरूर है कि राम मंदिर किस दिन बनकर तैयार हो रहा है। तो इस देश में धर्म की अफीम के सहारे जिस प्रकार की सियासत की जा रही है और बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, और ये सब कुछ सीधा सीधा इस देश के बैंकों की सेहत से, यानी इस देश की आर्थिक ताकत से जाकर लिंक होता हुआ नजर आता है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यदि आरबीआई के पास, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी होगी या लिक्विडिटी को पूरा करने के लिए नोट छापने का गैर आर्थिक तरीका अपनाकर लिक्विडिटी की कमी यानी तरलता की कमी पूरी की जाएगी, तो इस देश की अर्थव्यवस्था का बटाधार होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन इस दौर में जरा उस बात पर भी गौर कीजिए कि मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति आर्थिक समझ रखने वाले एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में संसद के अंदर क्या कहते हुए नजर आए थे। रेन कोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाले डॉक्टर साहब, रेन कोट पहनकर बाथरूम में नहाने वाले डॉक्टर साहब के दौर में अर्थव्यवस्था इस देश की इतनी मजबूत थी कि चाहे तेंदुलकर कमेटी हो या कोई और कमेटी हो, सबने इस बात को माना कि करोड़ों की जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली करोड़ों की जनसंख्या को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। लेकिन मौजूदा दौर में
जब ऑक्सफैम और दूसरी संस्थाएं इस तरह की रिपोर्ट लाती हैं, चूंकि सरकारी संस्थाएं रिपोर्ट जारी कर ही नहीं रही है, पता नहीं उन पर किस तरह का दबाव है। ऑक्सफैम और दूसरी संस्थाएं जब रिपोर्ट जारी करती है कि 53% भारतीयों की इनकम घट गई है, बीपीएल और एपीएल के बीच में इस देश की बड़ी आबादी झूलने पर मजबूर हो गई है कि कब वो बीपीएल हो जाती है, कब वो एपीएल हो जाती है। और देश छोड़कर पलायन करने वाले लोग, भारत छोड़कर जाने वाले लोग, भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है और नागरिकता छोड़कर जाने वाले लोगों में पैसे वाले लोग भी हैं तो पढ़े लिखे लोग भी हैं। यानी कहीं ना कहीं इस देश को एक ऐसी भीड़ में तब्दील किया जा रहा है जहां 5 किलो राशन के लिए लोग लड़ते नजर आए और 5 किलो राशन की मासिक सरकारी इमदाद की वजह से और खातों में कभी कभार किसान सम्मान निधि या किसी मुद्दे से आने वाले पैसे की वजह से लोग सरकार को ही देवता समझने लगे, लोग सरकार को भाग्य विधाता समझने लगे और लोग सत्ताधीशों में देवत्व का दर्शन करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन देवत्व के दर्शन की यह प्रक्रिया 9 सालों में 25 लाख करोड़ रुपए के वारे न्यारे तक पहुंच जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। डिमोनेटाइजेशन के समय इस देश की टोटल करेंसी को, जो 87% करेंसी 500 और 1000 के नोट के रूप में मौजूद थी, उसे नोटबंदी के समय जब स्क्वीज किया गया तो वो रकम भी 25 लाख करोड़ की नहीं थी, वो रकम भी उसके केवल 2/3 ही थी, तकरीबन 14-15 लाख करोड़ रुपए की ही वो रकम थी। लेकिन जरा सोचिए, इस देश में आज करेंसी 31 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस देश में करेंसी की कुल कीमत, भारत में जो टोटल नोटों की संख्या है, उन सब का मौद्रिक मूल्य यदि जोड़ा जाए, चाहे आपके हमारे पास हो या बैंकों में हो, उन सब का मौद्रिक मूल्य यदि जोड़ा जाए तो सबको ऐड करने के बाद जो राशि निकलती है वो 31 से 32 लाख करोड़ के बीच बैठती है। लेकिन 31 से 32 लाख करोड़ जिस देश में टोटल पैसा हो, उस देश में 25 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे बट्टे खाते में डाल दिए जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सुनने वाले लोगों के कान के तार को झंझनाने के लिए तो काफी है। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या वो धर्मांधता और सांप्रदायिकता के नए नैरेटिव में बह चुके लोगों के तार को सिर्फ झंझना कर ही छोड़ देगी या सोचने पर भी विवश करेगी। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो इस पूरे आरटीआई, जो संजय एजवा नाम के व्यक्ति के आरटीआई के माध्यम से रिजर्व बैंक ने दी है, उस पर यदि हम गौर करें तो इस देश की आर्थिक सेहत का जिस ढंग से बटाधार होता हुआ नजर आता है, उस बटाधार की उस पूरी प्रक्रिया से कुप्रभावित होने वाले लोगों में या बुरी तरह से प्रभावित होने वाले लोगों में हमारे, आपके, हमारे दर्शकों, आम आदमी, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे वो घर में काम करने वाली महिलाएं हो, चाहे वो मजदूर हो या किसान हो, चाहे वो रिक्शा ऑटो चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो रोजगार मांगता हुआ नौजवान हो या फिर कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त इस देश का वो मध्य वर्ग या गरीब आदमी हो जो इस देश में जीएसटी की आधी से ज्यादा रकम भरने पर मजबूर हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मौजूदा दौर में आम आदमी की अहमियत किस ढंग की बना दी गई है। फिलहाल यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताजा तरीन खबरों और उसके विश्लेषण से हम आपको सबसे पहले अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।